सभी को नमस्कार। न्यू कैथोलिक मिशन स्कूल झाबुआ से कक्षा 11वीं के छात्रों को पुनः हिंदी कक्षा में स्वागत करता हूं। पिछली बार हमने नमक का दारोगा मियाँ नसीरुद्दीन गद्य से पढ़ा और पद्य से हमने कबीरदास जी के दोहे पढ़े और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पुनः पद्य से वे आँखें कविता पढ़ने जा रहे हैं। वे आँखें जिसके रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत, छायावाद के स्तंभ कवि के रूप में इनको जाना जाता है। पंत जी ने प्रकृति को बहुत अद्भुत निराले ढंग से प्रस्तुत किया है, इसीलिए इनको प्रकृति के चितेरे कवि भी कहा है। इनका जन्म सन 1900 में कौसानी अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ। एक अद्भुत रचनाकार, इनका वास्तविक नाम, मूल नाम गोसाई दत्त था। वीणा, ग्रंथि, पल्लव, चिदंबरा, कला और बूढ़ा चांद आदि इनकी अनेक सुप्रसिद्ध कविताएं हैं। चिदंबरा के लिए इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी नवाजा गया है। साथ ही कला और बूढ़ा चांद के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। रूपाभ पत्रिका में इन्होंने संपादन कार्य भी किया है। इस प्रकार हम देखें तो हिंदी साहित्य में इनका अमूल्य योगदान है, विशेष करके छायावाद में। लेकिन ये प्रस्तुत कविता वे आँखें एक प्रगतिवादी रचना के अंतर्गत आती है। प्रगतिवादी विचारधारा से प्रभावित वे आँखें वर्षों से शोषण हो रहे शिकार किसान की दयनीय स्थिति को दर्शाते हैं। स्वतंत्रता के बाद अनेक घोषणाएं, अनेक आश्वासन किसानों को दिए गए थे, लेकिन स्वतंत्रता के बाद धीरे धीरे उन किसानों को भूल गए, उनकी सुख सुविधाओं को भूल गए और किसानों की जो दयनीय स्थिति स्वतंत्रता के पूर्व थी वो स्वतंत्रता के बाद भी बनी रही। आज भी हम देखते हैं कि किसानों की स्थिति पूर्ण रूप से उसमें सुधार नहीं आया है। इसी से प्रेरित होकर पंत जी ने किसानों के बारे में ये कविता लिखी है। वे आँखें वास्तव में सरकार की या नेताओं की, हम कह सकते, कथनी और करनी में भेद और करारा व्यंग किया है। इस कविता की पंक्तियां पढ़ते हुए हम इसको समझने की कोशिश करें। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। पंत जी कहते हैं कि किसान की दयनीय स्थिति को देखकर, उनकी आँखों को देखकर डरता है मन। ऐसा लगता है उनकी आँखों में गहरा दुख, अंधकार फैला हुआ है, प्रकाश की किरण या उत्साह का, आशा का संचार नहीं है। इसीलिए अंधकार की गुहा सरी की गुफा, अंधकार की गुफा जो रहती है वो बड़ी भयावह रहती है, उसमें देखने से इंसान डरता है। वैसे ही किसान की दयनीय आँखों को देखकर पंत जी का मन भी पिघल जाता है, डरता है।
भरा दूर तक उसमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन, उसमें दूर दूर तक कष्ट ही कष्ट भरा हुआ है, दीनता का दुख उसमें दिखाई दे रहा है। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार से दृश्य बह किसका। किसानों को भी गर्व था, अभिमान था कि हमारा देश आज़ाद होगा, उस आज़ादी में हम सुख सुविधा से रहेंगे, हमारा परिवार सुख भोगेगा, फसल हम अपनी इच्छा के अनुसार उसका उत्पादन करेंगे। अंदर यही सब खुशी की बात थी, लेकिन स्वतंत्रता के बाद भी उनकी ओर ध्यान नहीं दिया गया। छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश बहस, उसे इस सांसारिक जीवन में मझधार में छोड़ दिया गया। जो आश्वासन दिए थे, जो घोषणाएं की थी, वे धरी की धरी रह गई। आज इंसान उसे किनारे से हट गया, उसको मझधार में, किसान को मझधार में छोड़ने से मतलब यहाँ उनकी दीनता, उनकी जो आर्थिक स्थिति वैसी की वैसी रही, उसको वहीं पर छोड़ दिया गया। उसको किनारे की ओर यदि लाना था, लेकिन वो नहीं किया गया। तो इस प्रकार हम देखें इस काव्यांश में किसानों की दुर्दशा, उनका शोषण, उनकी दयनीय स्थिति को बताया गया है। काव्य सौंदर्य की बात यदि कहें तो हम देखें कि खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। अंधकार, आंखें, दारुण, दैन्य, ये संस्कृतनिष्ठ शब्दों का प्रयोग किया गया है। साथ ही दैन्य दुख, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। कगार संसार, अनुप्रास अलंकार अंत्यानुप्रास भी है, लेकिन सदृश्य, उसके समान तुलना की गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार भी है। भाषा इनकी सरल सहज भाषा में प्रयोग किया है। दूसरा देखते हैं हम, लहराते हुए खेत दृगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। किसान के जो सपने हैं, दृग यानी आंखों में आना, देखना, सपने, अब वह बेदखल हो गया उससे। उसकी आंखों में सपने थे कि मेरे खेत हरे भरे लहलहा उठेंगे, खुशियों का संचार। यहाँ खेत लहलहाना संपन्नता की ओर इशारा करता है, लेकिन अब वह बेदखल हो गया। यहाँ पर उन जमींदारों के बारे में बताया है। स्वतंत्रता के बाद जमींदारों ने किसानों की भूमि को हड़प लिया, उनको मजबूर कर दिया। महाजनों के से भी कर्ज लेकर वे कर्ज में डूब गए। इसलिए यहाँ लिखा है बेदखल वह अब जिनसे, आज वह उस भूमि से बेदखल है, क्योंकि उसकी भूमि को नीलाम कर दिया गया है। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से, उनके जीवन की जो खुशियाँ थी वो खेत अब नहीं रहे। आँखों में ही घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। यहाँ मुहावरों का बहुत सटीक प्रयोग किया है। आँखों में घूमना, आँखों का तारा होना, आँखों में घूमना, याद आना, आँखों का तारा होना, अत्यधिक प्रिय होना। आँखों का तारा यहाँ उसके पुत्र के बारे में बताया है कि उसकी एकलौता बेटा था जो उसकी आँखों का तारा था। उसने जब जमींदारों का विरोध किया तो उनके मातहतों ने उसे लाठियों से पीट कर मार डाला।
इस प्रकार किसान की स्थिति बड़ी दयनीय बताई। कवि ने महाजनों का शिकार हो रहे भारतीय किसानों का मार्मिक दृश्य इसमें प्रस्तुत किया है। मुहावरों का प्रयोग किया है। मुहावरों से उनकी जो काव्य है उसमें और सुंदरता बढ़ जाती है। साथ ही तृण तृण में पुनरुक्ति प्रकाश 2 बार प्रयोग किया है, इसीलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कारकुनों की लाठी से मारना और लहराते खेत को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। साथ ही इस पूरी कविता में हम देखें तो तुकबंदी भी की गई है, जैसे जिनसे तृण तृण से आँखों का तारा हाल जवानी में ही मारा, आखिरी में तुकांत है कविता, इसीलिए गीतात्मकता या गेयिता इसमें आ जाती है। आगे देखते हैं हम तीसरा, बिका दिया घर द्वार महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रह आंखों में छुपती वह कुर्क हुई बर्दों की जोड़ी। महाजनों के बारे में बताया कि उन्होंने भी किसानों को जो पैसा दिया उससे ब्याज की एक कौड़ी तक नहीं छोड़ी। बिका दिया घर द्वार, ऐसी स्थिति हो गई कि किसानों के घर द्वार भी सब कुछ नीलाम हो गए। यहाँ तक कि कुर्क हुई बर्दों की जोड़ी। बर्दों ये ग्रामीण शब्दों को दर्शाता है। बर्दों से बैल, किसानों के लिए बैल कितने महत्वपूर्ण है ये हम सब जानते हैं। बैलों के द्वारा ही वह खेती करता है, हल हाँकता है, जोतता है, फसल उगाता है। तो बैल उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ वे बैल भी कुर्क हो गए, नीलाम हो गए, उनको भी नीलाम कर दिया गया। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। उजरी से भी ग्रामीण शब्द उजली यानी सफ़ेद। एक सफ़ेद गाय भी उनके पास थी, किसान के पास, जिसे नीलाम कर दिया गया। वह गाय उसके सिवा किसी को दूध दुहने नहीं देती थी, वो उसकी प्रिय थी, लेकिन आज वह भी नहीं है। इस प्रकार किसान कहता है कि आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। वो सुख की खेती, वो सुख के दिन जो उसके परिवार के साथ वह बिताए उसने, जो खेतों में काम करके फसल लहलाते थे, वह जमींदारों और महाजनों के कारण नीलाम हो गए। उसकी सुख सभी बोलेंगे धन संपदा, पशु संपदा, ये भी नीलाम हो गई। आंखों में नाचना, याद आना कि किस प्रकार पहले कुछ सुख था लेकिन वो भी उनसे छीन लिया गया। इस प्रकार महाजन के द्वारा अपना मूल और ब्याज वसूलने का जो और किसानों के साथ अत्याचार करने का इस वाक्यांश में बहुत ही रोचक ढंग से, या हम कहेंगे कि एक करुणा उत्पन्न होती है। यहाँ पूरी कविता में हम देखेंगे करुण रस है, जहाँ किसानों की दुर्दशा और दयनीयता को बताया गया है। आगे हम देखते हैं, यहाँ काव्य सौंदर्य में भी मुहावरेदार भाषा, आँखों में चुभना, आँखों में नाचना, आँखों में चुभना, एक दर्द का एहसास होना, आँखों में नाचना, याद आना, घर द्वार कोड़ी छोड़ी उजरी उसके किसे कब, अनुप्रास की छटा इसमें दिखाई दिए है। रह रह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जैसे बताया कि बर्दों और उजरी, यहाँ एक गाय और उनके बैलों की ओर इशारा करता है। सो
ग्रामीण शब्दों की विशेष जानकारी इससे मिलती है। आगे देखते हैं हम चौथा, बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली आंखों आती भर, देख रेख के बिना दूध मुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। किसान की आर्थिक स्थिति तो बहुत दयनीय हो गई, उससे खेत घर भी नीलाम हो गए, उसके बैल गाय भी नीलाम हो गई, लेकिन यहाँ तक भी उसका दुख कम नहीं हुआ। उसके पारिवारिक जीवन में उसकी पत्नी, उसके बेटों के बारे में बताया, बड़ा दयनीय स्थिति लगती। बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली आंखें आती भर। घरनी पत्नी, उसकी पत्नी आर्थिक स्थिति के अभाव में दवा तक नहीं कर पाई, बीमार हुई तो दवा के लिए भी उसके पास कुछ नहीं था, पैसा नहीं था, और बिना दवा के उसकी पत्नी स्वर्ग चली गई। उससे किसान की आंखें भर जाती है, उसे याद आती है, आंखें नम हो जाती है। देख रेख के बिना दूध मुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। उसकी पत्नी तो चल बसी, लेकिन किसान की बेटी दूध मुही बेटी को दूध न मिलने के कारण, उनका भरण पोषण न होने के कारण, उसकी माँ की छत्र छाया से जब नहीं मिली, उसके बाद 2 दिन बाद वह भी मर गई। कैसी स्थिति होगी जब किसी व्यक्ति विशेष के पास इस प्रकार उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता हो। यहाँ किसान की, उस एक किसान के माध्यम से अन्य ऐसे लोगों के बारे में भी उनके दुख दर्दों को बताने की कोशिश की है। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। उनके बेटे को जमींदारों द्वारा मार दिया गया। उसकी पत्नी बिना दवा किए चल बसी। उसकी बेटी दूध के अभाव में, भरण पोषण के अभाव में भी मर चुकी थी। किसान के घर में अब उनकी केवल एक पतोहू, उनकी बहू, लेकिन उस बहू पर यद्यपि लक्ष्मी थी, वह घर की लक्ष्मी थी, लेकिन उस पर भी पति घातिन, पति की हत्या का आरोप लगाया। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। पति की हत्या का इल्ज़ाम, आरोप लगाकर कोतवाल ने उसे बुलाया। वहाँ पर भी अगर हम देखें तो निश्चित रूप से ऐसे समय में वह भी कोतवाल की वासना का शिकार हुई, और इस आघात से एक तो पति की मृत्यु, उस पर पति के हत्या का आरोप, और ऐसी स्थिति, यह सब जीने की आशा छोड़ देती है। शायद इसीलिए डूब कुएं में मरी एक दिन, इसीलिए वह भी एक दिन कुएं में डूबकर मर गई, आत्महत्या कर ली उसने। इस प्रकार परिवार के दुख का अत्यंत मार्मिक चित्रण इसमें किया गया है। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत हम देखें, दवा दर्पण में अनुप्रास अलंकार, रस, पूरी कविता में करुण रस, लक्ष्मी, पतोहू जैसे ग्रामीण शब्दों का प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं हम, खैर पैर की जूती जोरू, न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर, सांप लौटते फटती जाती। यहाँ पैरों की जूती जोरू, यहाँ पर एक रूढ़ी, उस समय की रूढ़ी वादिता को भी बताया है कि पत्नी को पैर की जूती के समान मानते थे, जो कि गलत है। लेकिन यहाँ पर
उस दुख को प्रकट करने के लिए शायद बताने की कोशिश की, खैर पैर की जूती जोरू एक न सही एक दूसरी आती। किसान कहता है कि पत्नी पैर की जूती के समान है, वह उसकी मृत्यु हो गई कोई बात नहीं, वह दूसरी शादी भी कर सकता था। लेकिन जवान लड़के की मृत्यु पर उसकी छाती पर सांप लौटते थे, जलन होती थी, छाती फटना यानी अत्यधिक दुख होना, बहुत दुख होता था। क्षण भर वह इसी याद को पुनः अपनी उस याद से जोड़ता है जब वह अपने परिवार के साथ सुखी, बहुत हंसी खुशी रहता था। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर चमक हिलाती। पिछली जो सुख है, पिछला सुख है जो परिवार के साथ वह आनंदपूर्वक बिताता था, उसकी याद में थोड़ी सी उसमें चेहरे पर चमक आती थी, खुशी आती थी। लेकिन पुनः वह दुख दर्द याद कर उसकी नज़रें पुनः एक शून्य में, जहाँ पर एक कुछ भी नहीं है, एक टक ताकती है, तीखी नोक सदृश बन जाती। तीखी नोक के समान एक चुभता है उसे, वह दुख उसे चुभता है। तीखी नोक सदृश, उस तीखी नोक के समान, यहाँ उपमा अलंकार, पैर की जूती, सांप लौटना, छाती फटना, ये मुहावरेदार भाषा या मुहावरों का प्रयोग किया है। सांप लौटना, ईर्ष्या करना, जलन करना, छाती फटना, अत्यधिक दुख होना, और साथ में उपमा अलंकार, जैसा मैं पहले बताया। इस प्रकार हम इस कविता में किसान के उस दयनीय स्थिति के बारे में सुनते हैं। किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए निश्चित है कि जो आश्वासन दिए जाते हैं उसे पूरा करें, नहीं तो आज भी किसानों की स्थिति कहीं कहीं इस प्रकार है। आए दिन हम सुनते हैं कि किसान ने आत्महत्या कर ली। अनेक कारण हो सकते हैं। मानसून पर निर्भर होता है किसान, अगर उसकी फसल मानसून सही वक्त पर नहीं आया तो उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। वह अपनी फसल पर ही पूरा निर्भर होता है। इसीलिए समाज में किसान के प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, ये हम समझें। धन्यवाद।